Hello everyone, welcome you once again to Let's Crack JE by Unacademy. Today's our lecture is about surface chemistry and the topic is catalysis, which is a very important chapter in respect to both board examination and your JE syllabus. So today we are going to study about what is catalysis, how it works, what is the mechanism of catalysis, which type of catalysis or catalyst we are going to study in our syllabus. So this is me Rajat Malhotra. I have been teaching chemistry for last 8 years in various coaching institutes all over the India, and hundreds of my students have cracked JEE examination. Some of them are still in top IITs of India और कुछ लोग पास आउट भी हो गए हैं, कुछ बढ़िया मेडिकल कॉलेज में हैं, एम्स में हैं, एम्स दिल्ली में भी हैं। तो बच्चों आप भी मेरे इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हो। मैं आ रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने लेट्स क्रैक जेई चैनल पर, जो कि है अनअकैडमी का एक चैनल। और आप मेरे सारे के सारे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज उनको अवेल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस कोड। इसी के साथ साथ आप मेरे जो भी क्लासेस हैं उनके नोट्स, उनकी डीपीपी, उनके क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आपको अगर चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये मैंने आपको दे दिया है बच्चों, फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर इस चैनल पर जाइए लिंक से और इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जो इसकी नोट्स हैं, जो डीपीपीज हैं, जो क्वेश्चन बैंक हैं, वो आपको मिल सके। वो कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही मिलेगा। तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अनअकैडमी की। एज यू नो, अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द इंडिया। वी आर द लीडर्स ऑफ दिस एजुकेशनल रेवोल्यूशन। ये जो आप देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन की बातें करने लगे हैं, उसके लीडर्स हैं अनअकैडमी। पिछले 5 सालों से इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अब अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, 100 से भी ज़्यादा एजुकेटर। कोटा, जो कि आप जानते हैं कि अपने आप में हज़ारों आईआईटीएन प्रोड्यूस कर चुका है आज तक। वहाँ की रिनाउंड फैकल्टी फैकल्टी क्या, अब तो पूरे कोचिंग न्यूक्लियस की पूरी फैकल्टी पढ़ा रही है, वाइब्रेंट एकेडमी की पूरी फैकल्टी पढ़ा रही है, बंसट क्लासेस की पूरी फैकल्टी पढ़ा रही है। और इसके अलावा भी जो कोटा के सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे बच्चों, जो जिन्होंने खुद को प्रूव किया है, जिन्होंने हजारों बच्चों का सिलेक्शन कराया है, वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। अगर आप कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में रहती है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में, रेदर इज इन हिंदी, इंग्लिश और योर रीजनल लैंग्वेजेस, यू कैन फाइंड ऑल द क्लासेस इन रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल। तो ये भी आपको फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ आपको मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट सेशंस, डेडिकेटेड लाइव क्लासेस, डेडिकेटेड स्पेशल क्लासेस। और आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैचेस मिलेंगे। अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो क्रैश कोर्स बैचेस हैं, पूरे साल पढ़ना है तो लॉन्ग टर्म है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अलग है, प्रैक्टिस सेशंस के लिए अलग बैचेस हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी मिलती है आपको अनअकैडमी के साथ। इसी के साथ साथ आपको मिलेंगे लाइव पोल्स मिलेंगे, लीडर बोर्ड मिलेंगे, बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, है ना। सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं बच्चों, और उन मॉक टेस्ट का मिलता है आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस, विच विल हेल्प यू टू गेट ऑल द टू चेक ऑल योर स्टडी। अपना लेवल चेक कर सकते हैं, आपकी आपकी स्टडी का लेवल क्या चल रहा है। इट विल हेल्प यू टू रिफाइन योर स्टडी, अपनी कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर हैं इसके बारे में मिल रहा है। मतलब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एक अपने आप में पूरा पैकेज है। इसमें अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ना तो आपको किसी कोचिंग जाने की ज़रूरत है, पढ़ाएंगे हम लोग, ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, सारे के सारा मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। ना कोई टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें मैक्सिमम बच्चे एनरोल करते हैं, वो आपको मिलेगी बिल्कुल इसके साथ। तो डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, आस्क डाउट मिलेगा, आप अपने डाउट को सीधा भेज सकते हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर आपका जो डाउट है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं अनअकैडमी के साथ। तो फटाफट से इसको ज्वाइन कीजिए बच्चों। इसी के साथ साथ अनअकैडमी पर आपको बहुत सारे मेरे कोर्सेज भी मिलेंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर माई ऑल माई कोर्सेज। मेरे साथ साथ और भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर टीम, नमो कॉल सर, वरुण चौहान सर, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर और मेरे साथ साथ पढ़ा रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लासेस को।
इसी के साथ आपके लिए लेकर के आया हूं मैं डेडिकेटेड स्पेशल क्लासेस। ये 100% फ्री क्लासेस होती हैं बच्चों, 100% फ्री क्लासेस, और 100% फ्री क्लास में हम पूरा कोर्स करा रहे हैं आपको। अन IIT बैच जिसकी क्लास डेली 12:30 बजे होती है, आपको इस पर 11th क्लास की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। और एक ही बैच है नाइट बैच, जिसकी क्लास रात को 10 बजे होती है, इसमें 12th क्लास की पूरी केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरे बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस 2021 यानी फरवरी से पहले हम इसमें कोर्स दोनों ही बैचों में कंप्लीट करा देंगे, दोनों में मिला करके कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो जो भी बच्चा जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बढ़िया मौका है, फटाफट से बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए और शुरू कीजिए अपनी तैयारी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि है अनअकैडमी। अनअकैडमी लेकर आया बच्चों आपके लिए मंजिल बैच। 24 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो गया है, एक दो क्लासेस हुई हैं, फटाफट से ज्वाइन कीजिए इसको। टॉप एजुकेटर टीम आपको इसमें पढ़ाती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ रैंक बूस्टर बैच 2.0, जैसा कि पिछली बार रैंक बूस्टर था जो कि 100% सक्सेसफुल बैच था, उसी का सेकंड वर्जन 2.0 वर्जन स्टार्ट हो गया है 24 दिसंबर से, विद द वेरी 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 रिनाउंड टीम नमो कॉल सर। तो ज्वाइन कीजिए इन कोर्सेज को। इसी के साथ साथ हम लेकर आए आपके लिए IIT जेई की टेस्ट सीरीज, जिसमें जेई मेंस के लिए 30 टेस्ट सीरीज है, एवरी फ्राइडे 10 AM को होती है। एम जेई 2021 टेस्ट सीरीज ये आपकी अल्टरनेट संडेज को 9 AM पर होगी। अन अकेडमी इंटेलिजेंट क्विज, यूनिक क्विज, यूनिक, ये चैप्टर वाइज DPP सॉल्यूशन होता है बच्चों, और ये आपको मिलेगा हर मंडे से ट्यूसडे तक। तो ये टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, इसको भी ज्वाइन करना है तो फटाफट से एनरोल कीजिए। एनरोल करने के लिए सबसे पहला काम अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। सबसे पहला काम अनअकैडमी लैब को डाउनलोड करें, फिर सेलेक्ट करें अपना प्लस कोर्स, प्लस के बाद IIT जेई आपका जो गोल है वो सेलेक्ट करें, नीट वाले बच्चे नीट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर, और 1 मंथ से लेकर के और 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। प्रेफरेबल है ये 12 मंथ 24 वाला। अगर आप चाहें तो जेई मेंस की तैयारी जो मेरे बच्चे कर रहे हैं 2021 के लिए, उनके लिए बेस्ट रहेगा 12 मंथ के लिए देंगे। और जो बच्चे मेरी जेई मेंस प्लस एडवांस, सॉरी एडवांस, जेई मेंस और एडवांस 2021 में देने वाले हैं, और जो हमारे बच्चे 11th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, IIT बनने का सपना देख रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। इस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा बच्चों, अगर आप यूज करोगे कोड रजत10। तो फटाफट से इस कोड को यूज करो और शुरू करो अपनी तैयारी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि है अनअकैडमी। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में पहला पार्ट जो था एडजॉर्प्शन वाला, मैं आपको बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैटालाइसिस के बारे में, या कैटालाइजेशन के बारे में, या कैटलिस्ट के बारे में। तो भैया जैसा कि आपको इस फोटो में नजर आ रहा है कि कैटलिस्ट करता क्या है। कैटलिस्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ना तो रिएक्टेंट है, नीदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, बट alters rate of reaction in any process। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ना तो रिएक्टेंट होता है ना ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, क्या कहलाता है जी, कैटलिस्ट कहलाता है। और इस चेंज करने की प्रोसेस को, ये जो रेट को ऑल्टर करने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कैटालाइसिस। क्या बोलते हैं साहब, कैटालाइसिस। आ रही बात समझ में? तो सर ये करता क्या है? करता कुछ ऐसा है कि आप समझिए कि एक रिएक्शन होती क्या है। एक रिएक्शन क्या है? एक रिएक्शन है साहब, रिएक्टेंट से, रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना एक रिएक्शन कहलाती है ना। बहुत सिंपल सी बात, रिएक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा था, किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जैसी आपको दिखती है वैसी होती नहीं है, रिएक्शन जनरली मल्टी स्टेप होती है, और यही मल्टी स्टेप क्या कहलाते हैं आपके, बिल्कुल सही, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हम बोलते हैं ना ये मैकेनिज्म क्या है इसकी, तो मैकेनिज्म इज नथिंग बट स्टेप्स
या पाथवे फॉलोड बाय एनी रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई रिएक्शन थी, ए प्लस बी से बन रहा था सी प्लस डी। तो क्या हुआ था? ए और बी ने कुछ ये स्टेप फॉलो किए और इस तरीके से होता हुआ ये जो है आपका सी और डी में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका पाथ 1 है। जब आपने इसमें कैटलिस्ट नहीं डाला था तो ये पाथ 1 फॉलो कर रहा था, साहब आराम से रिएक्शन पड़। जैसे ही आपने इसके अंदर कोई कैटलिस्ट ऐड कर दिया, ऐसा कोई कंपाउंड ऐड कर दिया, तो ये इस रास्ते से ना जाकर और किसी और पाथवे, किसी और स्टेप को फॉलो करते हुए सी और डी का फॉर्मेशन कर देते। और हमको पता है कि हम रिएक्शन में हम क्या होते हैं, सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। हमारा काम क्या होता है? एक रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा किसी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। हमको मतलब नहीं है कि वो किस तरीके से हो रहा है। हो सकता है उसमें टाइम ज्यादा लग रहा हो सकता है कि उसमें टाइम कम लग रहा हो। अगर टाइम कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, या कैटलिस्ट जो था, ये हमारा जो कैटलिस्ट था, इसकी वजह से पाथवे चेंज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन यानी टाइम या स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया, तो ये जो चीज जो कि रिएक्शन में ना तो कंज्यूम हुई लेकिन रेट को ऑल्टर कर दिया, क्या कहलाती है? कैटलिस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है साहब? कैटलिस्ट कहलाती है। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। और करता कैसे? जो मैकेनिज्म है उसको चेंज कर देता है। अब अपन बात करेंगे कि भाई किस तरीके से चेंज करता है। तो कैटलिस्ट की एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बनाना चाहूँ कि भाई ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, जनरली क्या कहलाता है साहब? कैटलिस्ट कहलाता है। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन थी, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये हमारी कोई रिएक्शन है मान लीजिए, है ना। तो इसको पहले पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में मान लीजिए कि आपको T1 टाइम लग रहा था विदाउट कैटलिस्ट। फिर आपने क्या किया? इस रिएक्शन में N2 plus 3H2 V2 डाल दिया। ये क्या है साहब? एक कैटलिस्ट है और ये करता है रेट को बढ़ा देता है। तो अब ये जो है टाइम T2 आया और जो T2 है वो लेस देन है किससे? T1 से। तो ये कैटलिस्ट है। अब बात ये है कि सब ये कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि अगर आपने 5 ग्राम V2 लिया है तो प्रोडक्ट में भी आपको हमेशा 5 ग्राम में मिलेगा, कभी भी चेंज होता नहीं है। तो इसका मतलब कहते हैं कि साहब वो जो उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है ना। तो अपन कह सकते हैं कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increase rate of reaction without itself being consumed at the end of the reaction, and the phenomena is called catalysis। और इस phenomena क्या बोलते हैं सब? कैटालाइसिस बोलते हैं। देर आर सम कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो है मैंने कहा था ना, ऑल्टर कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। सच कैटलिस्ट आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उनको वो जो कम कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ऑब्वियसली कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट विद द पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो बढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे साहब? पॉजिटिव कैटलिस्ट बोल देंगे। सिंपल सी बात है ना। जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। जो बढ़ा देते हैं उनको क्या बोलते हैं साहब? पॉजिटिव कैटलिस्ट। हाउएवर द टर्म पॉजिटिव is seldom seldom used to the catalyst itself implies positive catalysis। जो खुद पॉजिटिव कैटालिसिस करे उनके लिए भी पॉजिटिव कैटालिस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। कोई सिंपल नॉर्मल सी बात है। एक मिनट यार, कौन सा फोन बज रहा है अभी ये? हाँ जी। और कुछ ऐसे कैटलिस्ट है बच्चों जो कि क्या करते हैं? अपने आप कैटलाइज, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि अपने आप कैटालाइसिस करते हैं और उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, सॉरी, उनको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑटो कैटालाइसिस। तो ये मेजर चीज क्या है? मेजर चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो सिंपल सी क्या है साहब, कि हमारे पास क्या है? कोई सब्सटेंस है जो हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। हमने उसके अंदर कैटलिस्ट मिला दिया और मान लीजिए कि इसका x ग्राम मिलाया था, तो प्रोडक्ट के साथ साथ हमको कैटलिस्ट वापस मिल गया कितना? x ग्राम। लेकिन जो रेट है वो क्या हो गई साहब? हमारी चेंज हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया?
हमारा चेंज हो गया, और ये क्या कहलाते हैं साहब, हमारे कैटलिस्ट कहलाते हैं। और ये फिनोमेना पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कैटालाइसिस कहलाएगा। बहुत सिंपल सी इतनी सी बात बताऊंगी। अब पहली बात, ये कैटलिस्ट जब रेट को बढ़ाएंगे, रेट को इंक्रीज कर देंगे, स्पीड को बढ़ा देंगे, तो उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। जब ये रेट को घटा देंगे तो उनको बोलते हैं साहब नेगेटिव कैटलिस्ट। सिंपल बात। तीसरा, कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जिसके अंदर आपको कैटलिस्ट ऐड नहीं करना पड़ता, हमको कोई कैटलिस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो रिएक्टेंट था, मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट कम कन्वर्ट होता है तो ये किसकी तरह काम करने लग जाए, खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाए, तो इसको बोल देते हैं ऑटो कैटलिस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, ऑटो कैटालाइसिस बोल देंगे। सिंपल सी बात, तीन चार डेफिनेशन है जो कि आपको सिंपल सी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म चेंज किस तरीके से करता है। तो हमको, आपको याद आ रहा होगा कि हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि जो रिएक्शन होती है उसके अंदर इस तरीके से ग्राफ बनता है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी और रिएक्शन के चलने, कोऑर्डिनेशन के बीच में कोई ग्राफ बनाऊं, तो मुझे कुछ एनर्जीज के बारे में पता चलता है। देखना, ये मेरी एच आर, ये जो है ना, ये वाली, ये मेरी एच आर है, यानी ये एवरेज एनर्जी या स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी रिएक्टेंट की। ये एनर्जी यहां से लेकर के और पूरी यहां तक वाली, ये कहलाती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसको अगर ये रिएक्टेंट पॉजेस करेगा तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कुछ एनर्जी तो इसके पास पड़ी थी, तो यहाँ तक का काम तो हमारा हो गया। तो ये जो बाकी की बची हुई एनर्जी है आपकी, वो हमारी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। कहलाती है, नहीं कहलाती? ठीक है सर। तो अब क्या हुआ, ये एक प्रोसेस थी जिसमें क्या हुआ साहब, ये एक्टिवेशन एनर्जी लेकर के यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से आकर के वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्जन। ये था विदाउट कैटलिस्ट का गेम। अब जैसे ही आप इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर दोगे तो क्या होगा, देखना। कैटलिस्ट क्या करता है, मैकेनिज्म चेंज करता है। कैटलिस्ट करता क्या है भाई, कैटलिस्ट का मेजर काम क्या करता है साहब, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, जो वो फॉलो करेगी उसको चेंज करता है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि साहब पाथवे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो भी चेंज कर देता है। तो इसका मतलब देखना क्या किया, ये जो दिख रहा है ये है साहब विद कैटलिस्ट। अब देखो क्या हुआ, पहले चाहिए थी यहां तक की एनर्जी, अब कितनी चाहिए, यहां तक की चाहिए। यानी क्या हो गया साहब, कैटलिस्ट ऐड करते ही अगर आपने कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड किया है तो वो कर क्या रहा है, ऐड करते ही उसने थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी एनर्जी बैरियर क्या कर दिया, घटा दिया। एनर्जी बैरियर घटेगा तो हमको जो नई एक्टिवेशन एनर्जी आई है वो भी क्या देनी पड़ेगी साहब, लेस देनी पड़ेगी। यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि इफेक्टिव कोलिजन, अगर आपको याद आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये कह सकता हूँ कि साहब नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और ये बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा साहब, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो कुल मिलाकर के करता क्या है, कैटलिस्ट इसके पाथवे को चेंज कर देता है। और जनरली जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा, आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देगा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है, इसका मतलब एनर्जी बैरियर कम हो गया, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, ज्यादा पार्टिकल जो है, ज्यादा मॉलिक्यूल जो है, ज्यादा एटम जो है वो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे और फटाफट से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन स्टार्ट कर। बात समझ में आ गई क्या? तो ये होती है वो मैकेनिज्म जो कि फॉलो करता है कोई भी कैटलिस्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए उसकी स्पीड को अल्टर करने। सर अगर कोई नेगेटिव कैटलिस्ट डाल देते तो क्या करता, तो वो इसको बढ़ा देता, फाइनली लेके तो नहीं जाएगा, क्या करता, बढ़ा देता। अब बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया था भाई, ईटी की वैल्यू बढ़ गई। ईटी की वैल्यू बढ़ गई तो ईए यानी इफेक्टिव, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस की बातचीत ही करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब टाइप ऑफ कैटालिस्ट की बात भी कर लेते हैं जो कि हमसे कई बार पूछ लेता है ना। तो कैटालाइसिस दो टाइप का हो सकता है आपका, होमोजेनियस कैटालाइटिस कैटालाइसिस और हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस।
होमोजेनियस कैटालाइसिस कैटालाइसिस का मतलब क्या है बच्चों कि होमोजेनियस का मतलब था सेम सेम। तो जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों का फिजिकल स्टेट सेम होगी तो वो क्या कहलाता है आपका होमोजेनियस कैटालाइसिस कहलाता है। जैसे SO2 प्लस O2 से बन रहा है 2SO3, इसमें NO एज अ कैटलिस्ट काम आ रहा है, तो ये गैसियस कंपोनेंट है, ये भी गैसियस कंपोनेंट है, प्रोडक्ट भी गैसियस कंपोनेंट है और कैटलिस्ट भी कैसा है आपका गैसियस कंपोनेंट। तो इस टाइप का कैटालिसिस क्या कहलाएगा होमोजीनियस, यानी सब सेम सेम। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसमें सुक्रोज कैसा होता है साहब आपका, ये सुक्रोज लिक्विड है, H2O लिक्विड है, ग्लूकोज बना लिक्विड, फ्रक्टोज बना लिक्विड, और जो कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं H2SO4 एक्वस, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में है, या H प्लस आयन भी लिख देता है। तो जो H प्लस आयन है वो क्या है आपका कैटलिस्ट है, और वो किस में है साहब एक्वस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज कॉल्ड होमोजेनियस, जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सबकी फिजिकल स्टेट क्या होती है सेम। क्लियर, सिंपल बात। चलिए जी, नेक्स्ट है हेट्रोजेनस। इसको सरफेस कैटालाइसिस या सरफेशियल कैटालाइसिस बोलते हैं, जिसमें हेट्रोजीनस कैटालाइसिस होता है। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है साहब कि इसमें अब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनस और सरफेशियल कैटालिसिस। जैसे एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 लिक्विड होता है साहब, डिकम्पोज होकर H2O2 गैस में कन्वर्ट होता है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है प्लैटिनम सॉलिड यूज होता है। तो ये क्या हो गया साहब सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये सर गैस हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका हेट्रोजीनस। ऐसे ही हैबर प्रोसेस के अंदर Fe और मोलिब्डेनम सॉलिड यूज करते हैं, जबकि ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या है आपके गैसियस हैं। सिंथेसाइज ऑफ मैथनॉल बनाने में कार CO+2H2 के साथ कॉपर की रिएक्शन कराने पर मैथनॉल बनता है, सब है ना। तो ये जो है आपकी ये सब हेट्रोजिनस कैटालाइसिस के एग्जांपल हैं, जिसमें ये दोनों क्या हो गए गैसियस हो गए, ये क्या हो गया लिक्विड हो गया, और ये क्या होते हैं आपके सॉलिड होते हैं। ये क्या लेते हैं सॉलिड। तो ये आपका हेट्रोजिनस टाइप का कैटालाइसिस इस टाइप से डिफाइनेबल, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपसे 12th बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है ना, ध्यान रखना। ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं ये किसमें पूछता है साहब बोर्ड के पेपर में आपसे पूछ लेता है। हेट्रोजिनस के दो एग्जाम्पल बता दो, होमोजिनस के दो एग्जाम्पल बता दो, हेट्रोजिनस और होमोजिनस कैटालाइसिस को डिफाइन कर दो। तो 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कुछ अलग, या आप कह सकते हैं कि इनकी वर्किंग के हिसाब से भी अपन इनको क्या कर सकते हैं सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव कैटालिसिस कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट में आपको बता चुका हूँ सब क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। कैसे करता होगा रेट ऑफ रिएक्शन को कम, भाई मेजर काम सब क्या करेंगे पाथवे तो चेंज करेंगे, पाथवे तो सारे कैटलिस्ट चेंज कर देते हैं। पहला काम क्या करेगा पाथवे को चेंज करेगा। फिर क्या कर रहा था आपका रेट को घटा रहा है, इसका मतलब ET थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करता है, यानी नई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है साहब हमारी कम देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हो गया साहब इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है कम हो जाती है। जैसे KClO3 के साथ MnO2 ऐसे काम करेंगे तो क्या करता है साहब बढ़ा इसकी रेट को कम कर देता है। ऐसे ही सॉरी रेट को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाती है। ऐसे ही हैबर प्रोसेस में Fe डालने पर वो भी क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या होगा था, नेगेटिव नाम से ही दिख रहा है, ये भी पाथवे तो चेंज करेगा ही, पाथवे ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। किस रेस्पेक्ट में करेगा साहब कि ये थ्रेशोल्ड यानी एनर्जी बैरियर को बढ़ा देगा। एनर्जी बैरियर बढ़ जाएगा तो आपको ए डैश यानी नई एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ज़्यादा दोगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएंगे, सॉरी घट जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे।
और अगर ये रिड्यूस होंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। जैसे Na2SO3 प्लस हाफ O2 में अगर आप मैथनॉल डाल देते हो तो वो क्या कर देता है, इसकी रेट को रिड्यूस कर देता है, रेट को रिड्यूस कर देता है। ऐसे ही C6H5CHO में अगर आप डाई फिनाइलएमीन ऐड कर दोगे तो वो भी क्या करता है, इसका नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है और इसकी वैल्यू को कम कर देता है, रेट को घटा देता है। टाइम ज्यादा लगेगा अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। भाई बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर अपन कोई बात माने, अपन अपन देखें कि भाई रिएक्शन को अपन कब मानते हैं, कि भाई रिएक्शन अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल केस में कब होती है। तो दो टाइप की रिएक्शन है आपके पास। एक रिएक्शन है ए से बन रहा है बी। इस रिएक्शन को सबसे स्टेबल फॉर्म में कब मानोगे, जब ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाए साहब, इसकी कंसंट्रेशन हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाए आपके पास 0 और कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाए आपके पास मैक्सिमम। ये किस टाइप की इक्वेशन में रिएक्शन में मानते हैं अपन, ये जब आपकी इररिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है, उसके अंदर अपन ये मानते हैं कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो उसकी सबसे स्टेबल केस है। तो रेट क्या करता है साहब, रेट बढ़ जाती है, इसमें रेट बढ़ती है तो क्या हुआ, इस पूरे के पूरे की इसमें कन्वर्ट होने की रेट बढ़ गई। दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम का स्टेब्लिशमेंट हो। इसकी सबसे स्टेबल केस क्या होती है साहब, कि जब इनके बीच में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। तो इसका मतलब अब जो रेट बढ़ेगी वो क्या करेगी साहब, वो इक्विलिब्रियम अटेनमेंट के टाइम को रिड्यूस करेगी। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इक्विलिब्रियम में नहीं है, कैटलिस्ट डालने पे वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है, इक्विलिब्रियम अटेनमेंट करना चाह रही है, इक्विलिब्रियम बना रही है, तो पहले मान लीजिए कि जब आपने उसमें कैटलिस्ट नहीं डाला था, कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, आपने अगर उसके अंदर कैटलिस्ट नहीं डाला था तो उसको आधा घंटा लगा इक्विलिब्रियम को अटेनमेंट करने में। अब हमने क्या किया, उसके अंदर एक कैटलिस्ट डाल दिया तो ये इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट 15 मिनट में हो गया। बात समझ में आ रही है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा, द टाइम रिक्वायर्ड इन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अटेन करने में जो समय लग रहा है उसको ही ऑल्टर करता है। बात समझ में आ गई। चलो जी, तो थर्ड है हमारे पास ऑटो कैटालाइसिस। क्या होता है ऑटो कैटालाइसिस? ऑटो कैटालिसिस में बच्चों अपने को एक्सटर्नली कोई भी कैटलिस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिएक्शन में या तो प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट कोई एक ऐसी चीज अपने आप रिएक्शन में बन जाती है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करती है, रिएक्शन की रेट को ऑल्टर करती है। और यही जो चीज बनी है उसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। और ये फिनोमिना ही क्या कहलाएगा, ऑटो कैटालाइसिस कहलाएगा। जैसे अगर अपन CH3CO C2H5 को H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका एसिटिक एसिड बनता है थोड़ा सा और अल्कोहल बनता है। अब जैसे ही एसिटिक एसिड बनेगा तो ये क्या करेगा, ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो ये एक ऑटो कैटलिस्ट इसके अंदर हमको मिल गया। और ये जो प्रोसेस ये कर रहा है उसको क्या बोल देंगे साहब, ऑटो कैटालाइसिस। ऐसे ही अगर अपन देखें KMnO4 को ऑक्सलेट आयन के साथ C2H4H2 के साथ आपने गर्म किया H2SO4 के साथ, तो इसमें MnSO4 बन गया। ये जो MnSO4 बना, थोड़ी सी रिएक्शन थोड़ी सी चली, टाइम कंज्यूम हुआ। अब ये जो MnSO4 जैसे ही बना तो अब ये क्या करेगा, ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। यानी इसके बनने के बाद जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगी। अब मान लो कि अगर अपन देख रहे थे कि भाई ये जो है ये ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, अगर ये रेट अपन देखें कि ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, तो जैसे ही MnO4 बना तो ये रेट एकदम से तेज जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये क्या करता है साहब, ये इस पॉइंट पर MnSO4 किसकी तरह काम करेगा, ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या कहलाता है साहब, ऑटो कैटलिस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, ऑटो कैटालाइसिस बोल देंगे। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इसको समझिएगा थोड़ा सा। इंड्यूस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है कि साहब, जब भी पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से फिर ब्रेक कर लेंगे ना।
When a chemical reaction enhance the rate of another chemical reaction is called induced catalysis. क्या बोलते हैं? induced catalysis. induced current पढ़ा ना आप लोगों ने? induced current जब एक कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर क्या करती है साहब, करंट का फ्लो करवा देती है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस या इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्शन, है ना। तो ऐसे ही जब कोई एक रिएक्शन कहीं हो रही थी और उसकी वजह से या उसमें बनने वाले प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बचे हुए की वजह से कोई अदर रिएक्शन की रेट ऑल्टर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं साहब? उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है जी? आपकी इंड्यूस्ड कैटालाइसिस कहलाती है। जैसे सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। ये जो सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन होता है ये एयर से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। इट हाउएवर एयर इज पास थ्रू अ मैक्सिमम ऑफ Na3ASO3 एंड Na2SO4, बोथ ऑफ देम अंडरगो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन। इन दोनों के अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फेट दस इन्फ्लुएंस द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनेट। जनरली क्या होता है साहब, अगर आपने खाली सोडियम आर्सेनेट को डाल दिया तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन आपने अगर एक मिक्सचर डाला कि साहब Na2SO2SO3 और Na3AS2 सोडियम आर्सेनेट भी डाल दिया और सोडियम सल्फेट भी डाल दिया, तो अब इसमें क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट जो होता है ना, जो ये सोडियम सल्फेट होता है, सॉरी, सोडियम सल्फाइट से सोडियम सल्फेट जो बनता है, ये वाला नहीं, ये क्या करेगा, इसको इंड्यूस्ड करेगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा साहब? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? इंड्यूस्ड कैटालाइसिस कहलाएगी। आ रही है क्या बात समझ में? यानी पहले ये अलग से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप एक मिक्सचर बनाते हो Na2SO3 और Na3ASO3 का, तो इस केस में ये भी ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, क्योंकि ये जो बना है सोडियम सल्फेट, ये इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए प्रोवोक करता है, ऑक्सीडेशन करने के लिए प्रोवोक करता है। तो ये क्या कहलाएगा जी आपका? ये कहलाता है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी साहब? इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। अब ऐसे ही प्रमोटर है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कैटलिस्ट की हेल्प करते हैं। भाई कैटलिस्ट तो सीधा डायरेक्टली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, घटा देता है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कैटलिस्ट के काम करने का को बढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं जी? प्रमोटर, है ना। तो दो सब्सटेंस विच डू नॉट themselves act as catalyst but their presence increase the activity of catalyst या catalysis, उनको क्या बोलते हैं साहब? कैटलिस्ट प्रमोटर्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट प्रमोटर्स बोलते हैं। जैसे Fe कैटलिस्ट था, मॉलिब्डेनम जो इसके अंदर अपन डालते हैं वो क्या साहब? कैटलिस्ट सपोर्टर है या प्रमोटर है, और वो इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और अगर ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये रेट को बढ़ा देगा। तो ये क्या कहलाते हैं साहब? प्रमोटर्स कहलाते हैं। डेफिनेशन पूछ लेता है जनरल, और आपसे कुछ ज्यादा पूछा जाने वाला इस पर नहीं। फिर है कैटलिक कैटलिस्ट पॉइजन। ऐसा कोई भी चीज, कोई प्रमोटर क्या करता था? कैटालिसिस को या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता था। ऐसी कोई भी चीज जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाएगी, क्या कहलाएगा साहब? कैटलिस्ट पॉइजन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? कैटलिस्ट पॉइजन। आपने कोई कंपाउंड लिया, उसके अंदर कोई रिएक्शन कराने के लिए कैटलिस्ट डाला, और देखा कि उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बन रहा था या जो प्रोडक्ट बन रहा था, वो जैसे ही वो प्रोडक्ट बना वैसे ही रिएक्शन की रेट गिर गई। तो सोचा कि भाई ये कैसे हुआ? तो देखा गया कि साहब वो जो आपका बाय प्रोडक्ट बन रहा था या जो प्रोडक्ट बन रहा था या जो रिएक्टेंट में जो बन रहे हैं स्पीशीज, वो कैटलिस्ट से रिएक्शन करके और उसकी एक्टिविटी को कम कर दे रहे हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट पॉइजन कहलाते हैं। द सब्सटेंस whose presence decrease or destroy the activity of catalyst is called catalytic poison। उनको क्या बोलते हैं सब? कैटालाइटिक पॉइजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोक्साइड और H2S in hydrogen gas act as poison for Fe catalysis in the Haber process। हैबर प्रोसेस के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है या जो आपकी H2S गैस बनती है ना, H2 के साथ साथ जो मिली हुई होती है H2 के अंदर, वो क्या करती हैं साहब? वो Fe जो हमारा कैटलिस्ट था उसके एक्शन को कम कर देती हैं, उसको डिक्रीज कर देती हैं। इसी तरीके से अमोनिया AS2O3 एक्ट एज पॉइजन फॉर प्लैटिनम एड्सॉर्प्शन। प्लैटिनम in the concentrated process of condense sorry
कॉन्टेक्ट प्रोसेस H2SO4 बनाने का जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर अमोनिया और आर्सेनिक ऑक्साइड जो होते हैं ये प्लैटिनम पर प्लैटिनम जो होता है उसके ऊपर या आप कह सकते हैं कि इसकी कॉन्टेक्ट प्रोसेस में H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग को कम कर देता है। कैटलिस्ट नहीं है, ये क्या है, कैटलिस्ट पॉइजन है। कैटलिस्ट जो प्लैटिनम हमने डाला था उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। फिर होता है इनहिबिटर, द सब्सटेंस विच retard the rate of chemical reaction is known as inhibitor. For example, H3PO4 glycerol and still decrease the rate of decomposition of hydrogen peroxide. कुछ नहीं, सिंपल सी बात, जैसा नाम है इनहिबिटर का मतलब कम कर देने वाला। तो जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, वो क्या कहलाता है, आपका इनहिबिटर्स कहलाते हैं। नॉर्मल सी बातें कुछ। तो ये छोटी मोटी बातें थी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए साहब, पहला, a catalyst remain unchanged in mass chemical compound but can't change in physical state। मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। मान लीजिए कि आपने ग्रैनुअल्स डाले थे रिएक्शन की शुरुआत में और प्रोडक्ट में आपको पाउडर मिले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो वेट होगा W, इसका वेट भी वही होगा W। वेट चेंज नहीं होगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, लेकिन फिजिकल चेंज हो सकता है, पहली बात। दूसरा, ओनली अ वेरी स्मॉल ऑफ कैटलिस्ट सफिशिएंट फॉर कैटालाइसिस रिएक्शन। मतलब क्या है साहब, कैटलिस्ट के अमाउंट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। आप 10 किलो डालो, 50 किलो डालो, चाहे 10 ग्राम डालो, कैटलिस्ट के वेट से हमारे को कोई रिएक्शन की रेट में फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा कैटलिस्ट भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि बहुत सारा कैटलिस्ट है। तो उसकी कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन से कभी भी रिएक्शन की रेट में फर्क नहीं पड़ता है जनरली। तीसरा, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड था A और वो B से अभी किसी टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं कर रहा था, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इसके अंदर कोई कैटलिस्ट डाल दिया और ये रिएक्शन स्टार्ट कर दे। ऐसा कभी नहीं होगा। जो रिएक्शन चल रही है, A प्लस B से C बन रहा है, इसकी रेट अभी कम थी, हम कुछ कैटलिस्ट डालेंगे और रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिएक्शन चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट बात, when a catalyst is solid it usually more effective when it used in divided form। जो कैटलिस्ट होते हैं साहब, वो अपनी उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि उनका जो वर्किंग है वो अलग अलग तरीके से होती। नेक्स्ट, जनरली कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जो जनरली कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट का नेचर को भी किसी तरीके से हैम्पर नहीं करता है। फिर, अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा गया है ये बहुत बार पूछा गया है कि साहब कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इनको चेंज नहीं करता है। बस ये क्या करता है कि साहब जो टाइम लग रहा है अचीविंग द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको लेस कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसको ऑल्टर कर सकता है। कभी भी इक्विलिब्रियम को या इक्विलिब्रियम स्टेट को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो चेंज करने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात, द कैटलिस्ट जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं सर, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, है ना। हम लोग पढ़ के भी आए हैं, हम लोग पढ़ के भी आए हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कैटालिसिस के अंदर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, उसकी बातचीत अपन करेंगे इसी चैप्टर में, घबराए नहीं। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट, चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट को चेंज करते हैं, ध्यान रखना। दो तरीके के कांस्टेंट आपने पढ़े थे, के फॉरवर्ड, के बैकवर्ड, ये कहलाते हैं सब रेट कांस्टेंट। ये एक रिएक्शन के लिए जिसके आपको स्टोइचियोमेट्री फिक्स कर रखी है, उसके लिए दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है कैटलिस्ट। ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। अब कंफ्यूज मत हो जाना, इनका एक रेशियो ले लो, के एफ अपॉन के बी कर दो, तो बन जाता है के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है किसी एक रिएक्शन के लिए, ध्यान रखना। कई बार बच्चे कहते हैं सर रिएक्शन पे भी तो डिपेंड करता है। अब तो मैं वही कह रहा हूँ कि किसी एक रिएक्शन के लिए अगर उस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री आपको फिक्स करके एक रिएक्शन दे दी है, तो उसके लिए
जो रेट वाले होंगे, जो रेट कांस्टेंट होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो होगा टेम्परेचर, एक होगा कैटलिस्ट। जबकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डज नॉट चेंज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी में कोई चेंज नहीं होगा कैटलिस्ट की वजह से। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये बहुत जरूरी है, मैकेनिज्म के अंदर जो होता है कैटलिस्ट जो है वो आपका पार्टिसिपेट करता है। भाई कैटलिस्ट कुछ तो करता होगा ना, कैटलिस्ट पाथवे चेंज करता होगा तो किसी ना किसी चीज से तो रिएक्ट करता होगा, तो वो आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कि अपन इंटरमीडिएट कहते हैं, उसके अंदर ऑल्टरेशन, उसके साथ रिएक्शन जरूर करता है। बेसिकली कैटालिसिस की प्रोसेस में होता क्या है, अगर मैं इसका एक सिंपल सा आपको चीज बताना चाहूँ तो देखना, ये मान लीजिए कि आपके पास रिएक्टेंट है, आपने इसके अंदर क्या मिला दिया जी, ये हमारे पास दो रिएक्टेंट है, मान लो एक ये रिएक्टेंट 1 था, ये रिएक्टेंट 2 था, इससे अपने बना लिया मान लो प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें ये करेगा क्या, एक्चुअली जैसे ही आप इसके अंदर कोई कैटलिस्ट ऐड करो, जैसे ही आपने इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड किया तो ये कैटलिस्ट इन रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाता है, तो ये प्रोसेस आती है, मान लो ये रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 से बन रहा है मान लो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, और आपने कैटलिस्ट डाला, तो एक स्टेप आएगा बीच में जिसमें R1C R2C से बना रहा होगा क्या, P1C P2C, और फिर बाद में ये C अलग हो जाएगा और P1 प्लस P2 बन जाएगा। मतलब ये कुछ ना कुछ तो करता है ना भाई। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो बने हैं आपके पास, ये जो बने हैं, ये जो कैटलिस्ट जिनमें जुड़ा हुआ होता है, इनको बोलते हैं एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं साहब इनको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बोलते हैं। और इंटरमीडिएट के अंदर कैटलिस्ट जुड़ा हुआ होता है, तो कैटलिस्ट कैटलिसिस हो रहा है, कैटलिस्ट कुछ काम तो कर रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट के अंदर फिर अलग हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर फिर वो अलग हो जाता है, लेकिन बेसिकली तो वो एक बार जो आपका रिएक्टेंट वाला पोर्शन है उससे तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रही है क्या भाई? जैसे अगर अपन कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करना चाहो इसका, मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, और हमने कोई कैटलिस्ट इसमें ऐड कर रखा है, आर कैटलिस्ट ऐड कर, ठीक है सर। ये हमारे पास रिएक्शन की एवरेज एनर्जी थी कि हमने रिएक्शन बनाई, ये सर यहाँ पर गया, ये पीक पॉइंट पर आया, यहाँ से अब नीचे आएगा, ये हमारा एक रिएक्शन, ठीक है सर। थोड़ा यार गलत बन गया ग्राफ, एक मिनट में देखना ध्यान से, हमने यहाँ से ये मैक्सिमम पॉइंट पर गया, यहाँ से फिर आना शुरू हुआ, ये हमारा, ठीक है जी। तो अब ये जो हो गई, ये मान लो ये वाली जो एनर्जी हो गई, ये वाली क्या हो गई, ये प्रोडक्ट की स्टोर्ड एनर्जी है। तो ये हमको देख के पता चल गया कि साहब, क्योंकि पहली चीज तो देख के पता चल गया कि साहब रिएक्टेंट की स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की स्टोर्ड एनर्जी कम है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी है आपकी, एक्सोथर्मिक टाइप की प्रोसेस, ठीक है। ये एनर्जी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में काम आती है, पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाली जो एनर्जी है टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी है हमारे पास, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, ये वाली जो एनर्जी मेरी है ये क्या है, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई टी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि हमको चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब हो क्या रहा होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए और बी है, ठीक है साहब, ए और बी के बीच में बॉन्ड, ये स्टेट आ गई सब, ये जब यहाँ से ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहाँ से ये पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, और ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी ले करके, और हमारा जो है एक्टिवेटेड, अब इसमें हमने क्या मान दिया, कैटलिस्ट डाल दिया आर, तो यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें क्या होगा, ए आर बी, और ए से फिर क्या बना रहे साहब हम, सी और डी बना रहे ना, तो ये सी
डी आर और तो ये रिएक्टेंट ये दोनों के बीच में क्या है साहब, यहाँ पर भी होगा सर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं, सॉरी सॉरी एक मिनट देखना, ये रिएक्टेंट वाला था ए बी और ये था प्रोडक्ट और इनके बीच का ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें क्या होगा, ये ए बी, ये बीच में आर, ये सी डी, ये बीच में आर। तो ये कैटलिस्ट का काम है, ये काम कैटलिस्ट कर रहा है। ये क्या कहलाता है आपका, ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट कहलाती है, या इस कॉम्प्लेक्स जो ये बनता है इसको क्या बोलते हैं साहब, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक बार ये बन गया, अब ये जैसे जैसे नीचे आती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा जी, हमारे पास ये अलग होता जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर हमने ए प्लस बी और आर से रिएक्शन स्टार्ट की थी, यहाँ पर सी प्लस डी के साथ में हमको आर मिल जाएगा और आर का वेट वही होगा जो कि पहले था, मतलब कैटलिस्ट का वेट वही का वही होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हो। जब आपने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया था तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था, देख। तो इस वाले केस के अंदर यहाँ पर a प्लस बी था, यहाँ पर c प्लस डी बना और यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स बना था, पर इस बार कॉम्प्लेक्स जो था वो कुछ इस टाइप का। आ रही है बात समझ में? इसमें रिएक्टेंट का, इसमें जो आपका R है, या आप कह सकते हैं कि कैटलिस्ट है, नो कैटलिस्ट, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत हमको पड़ी। आ रही है बात समझ में? तो ये मेजर काम है किसका, कैटलिस्ट। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक जी। चलिए, तो ये कैटलिस्ट की कहानी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी समाप्त हो गई है। अब अपन मेजर प्रोसेस पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट, और दो मेजर टाइप के कैटलिस्ट कैटालिसिस हमको पढ़ने हैं, एक एंजाइम कैटालिसिस और एक शेप सेलेक्टिव यानी जियोलाइट वाला जो कैटालिसिस है उसकी बात करें। तो ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, यूज करो रजत 10 कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ अनअकैडमी पर आपको बच्चों फ्री बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे, फिर वो आपसे पूछेगा, भाई जैसे ही आप कोई फ्री कोर्स को अवेल करोगे तो पूछेगा कोई कोड है तो बताओ, तो इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, रजत 10 कोड यूज कीजिएगा। तो इससे आप जो फ्री कोर्सेज है उसको अवेल कर पाओगे, जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर पाओगे, जो कॉम्पिट एग्जाम जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनको ज्वाइन कर पाओगे। और आपको अच्छा लगे तो फिर आप पेड सब्सक्रिप्शन पर जाइए, उस पर भी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट अगर आप यूज करोगे ये वाला कोड। तो ये पूरा सिनेरियो है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।